हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे पर लाइव खूबसूरत है पॉडकास्ट की एक विशेष पेशकश सुनिए, जहां पर लेखक, विचारक, कवि टीचर्स डे पर अपने संस्मरण, अपने टीचर के साथ एक ऐसी याद शेयर कर रहे हैं जो उनके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा है, जिसे वो आज भी याद करते हैं और उसके प्रति कृतज्ञ हैं, ग्रेटफुल हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा, मैं हूं आपका दोस्त और इस पॉडकास्ट का होस्ट। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनघा जोगलेकर और आज मुझे मौका मिला है कि मैं अपने टीचर्स डे के स्कूल के कुछ संस्मरण आपको बताऊं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे लिए टीचर्स डे कोई एक दिन नहीं है। जिस तरह से मदर्स डे, फादर्स डे एक दिन नहीं हो सकता, उसी तरह टीचर्स डे भी ज़िंदगी भर चलता है, क्योंकि हम मेरे विचार से हम ज़िंदगी में जिससे भी मिलते हैं, जिससे भी रूबरू होते हैं, उससे कुछ ना कुछ हम ज़रूर सीखते हैं। भले ही हम शो ना करें कि हमने ये सीखा, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठती जाती हैं। और फिर ज़िंदगी तो सबसे बड़ा शिक्षक है ही। तो हम टीचर्स डे किसी एक दिन के लिए मैं नहीं मानती, लेकिन हाँ, हमने सम्मान पूर्वक 5 सितंबर को टीचर्स डे माना हुआ है। उसका कारण आप सबको पता ही है। और आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपना कोई संस्मरण बताऊँ। तो टीचर्स डे को लेके सच मेरे पास कोई संस्मरण नहीं है, क्योंकि मेरे लिए रोज़ ही टीचर्स डे है, आज भी। तो मैं अपना कुछ स्कूलिंग के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी, जिसके वजह से मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं एक अच्छी इंसान बन पाई। तो सबसे पहले मेरी स्कूलिंग हुई सरस्वती शिशु मंदिर में। आप ही सोचिए कि जिस स्कूल का नाम ही मंदिर हो और जो सरस्वती माँ का मंदिर हो, वहाँ पे किस तरह से संस्कार दिए जाते होंगे। मैं हालांकि वहाँ सेकंड तक ही पढ़ पाई, और लेकिन जो कहते हैं ना, कच्ची मिट्टी को जो पहला आकार दिया जाता है, वो मुझे वहाँ पे मिला। उसके बाद मैं डीएवी में शिफ्ट हुई, दयानंद आर्य वैदिक विद्यालय। इसके नाम से भी आप समझ ही गए होंगे कि ये दयानंद स्वामी का आर्य समाज का स्कूल था। और यहाँ पे हायर इंग्लिश का ही स्कूल था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने संस्कार, अपनी जड़ें नहीं छोड़ी थी। और यहाँ हर शनिवार हमसे पढ़ाई के अतिरिक्त, पढ़ाई तो पूरी होती ही थी, साथ में हर शनिवार हमसे हवन करवाया जाता था, क्योंकि आर्य समाज में हवन का बहुत महत्व है। तो हमें हवन का महत्व वहाँ समझ आया कि हवन करने से किस तरह से वातावरण शुद्ध होता है, कैसे किस तरह से हमारी आत्मा शुद्ध होती है, किस तरह से मंत्रोच्चारण से जो उसका जो मंत्रोच्चारण का जो नाद होता है वो किस तरह से वायुमंडल में जाता है, और हवन से किस तरह से वातावरण बेसिकली शुद्ध होता है, सबसे बड़ी बात। और इसके साथ ही हमें वहाँ एक नैतिक शिक्षा, एक 10 पन्नों की पुस्तक हुआ करती थी, नैतिक शिक्षा, जो हमें पढ़ाई जाती थी। और ऐसा कहते हैं ना, वो रस्सी आवत जाती सिल पर होत निशान। वही बात थी कि जब हमें रोज़ वो नैतिक शिक्षा की पुस्तक पढ़नी होती थी और हमें उसका एक एग्ज़ाम देना होता था। तो एमपी बोर्ड, मेरा स्टेट बोर्ड था, तो एमपी बोर्ड में ऐसा कुछ भी आवश्यक नहीं था कि आपको, मतलब नैतिक शिक्षा नाम का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था एमपी बोर्ड में स्वीकृत, लेकिन हमारे स्कूल ने अपनी तरफ से वो सब्जेक्ट रखा था और उसमें पास होना ज़रूरी होता था, तभी आपको फाइनल ग्रेड दिए जाते थे। इस कारण वो पुस्तक हमने बाय हार्ट की थी। और नैतिक शिक्षा में जो स्वामी दयानंद सरस्वती के जो 10 मुख्य शिक्षाएं थी, वो उसमें थी। उसके अलावा भी हवन की विधि थी, वो हमें बाय हार्ट हो गई थी। और नैतिक शिक्षा से ज़्यादा सकारात्मक क्या हो सकता है, तो वो सारे हमारे ज़हन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठते गए। और ये वहाँ की उपलब्धि रही। उसके बाद, लेकिन वो स्कूल 8 तक ही था, तो उसके बाद हम इसलिए, क्योंकि हम तीनों भाई बहन एक साथ ही हर स्कूल में शिफ्ट हुए, तो उसके बाद हम जिस स्कूल में गए वो गुरुकुल था, गुरुकुल की तरह था। आज के ज़माने में या उस ज़माने में, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 20 साल पहले की बात, वहाँ पे गुरुकुल उस समय होना बड़ा विशिष्ट मैं मानती हूँ। और हमारे स्कूल में, जहाँ हमारे स्कूल की बहुत सारी खासियत थी, जहाँ पे मुख्य संस्कार हम पे पड़े, मैं कहूँगी जो जीवन के संस्कार है वो हम पे पड़े। क्योंकि हमारे स्कूल में मैं बता दूँ कि सिर्फ 11th-12th के लिए डेस्क बेंचेस होती थी, उसके शायद 10th के लिए भी। उससे नीचे की क्लासेस को हमें टाट पट्टी पर बैठना पड़ता था। वो एक टाट की जो पट्टी होती है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं आप लोग, टाट पट्टी बोलते थे हम। और उस एक टाट पट्टी की रो में जो जितने सपोज 10 बच्चे बैठते थे, तो हर दिन एक बच्चे की ड्यूटी होती थी कि वो आते ही टाट पट्टी फैलाएगा और जाते टाइम से रोल करके कोने में रखेगा। हम टाट पट्टी पर बैठकर ही पढ़ाई की है हमने। और सामने एक छोटा सा स्टूल होता था जिस पर बैठकर हम लिखते थे, ताकि हमें लिखने में तकलीफ ना हो। और उसी स्टूल पर बैठकर हम थाली में खाना खाते थे। इससे हमें ज़मीन से जुड़ने में मदद मिली। हम कभी भी हवा में नहीं उड़े, हम हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे। इसके अलावा हमारी स्कूल में एसी नहीं था, सिर्फ एक पंखा था और बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी। और बहुत सारे पेड़ थे स्कूल में, आम के, अमरूद के, जामुन के, बड़े बड़े पेड़ थे, जिससे शुद्ध हवा आती थी स्कूल के अंदर।
और गर्मी के दिनों में खासकर जब लाइट जाती थी, जब हमारी स्कूल की छुट्टियां नहीं हुआ करती, मतलब गर्मी की छुट्टियों के पहले, फाइनल एग्ज़ाम के पहले काफ़ी गर्मी पड़ती थी। मैं भोपाल से हूँ तो गर्मी वहाँ काफ़ी पड़ती थी। तो हमारी क्लासेस बाहर स्कूल के प्रांगण में जो आम के पेड़ होते थे वहाँ उसके नीचे लगती थी। उसके नीचे एक दरी बिछा दी जाती थी और आम के पेड़ की किसी टहनी पर एक बोर्ड टांग दिया जाता था और वहाँ हमारी खासकर संस्कृत और हिंदी की कक्षाएँ लगती थी। तो हमने प्रकृति के सानिध्य में बैठकर पढ़ाई की है। वहाँ जब ठंडी ठंडी हवा चलती थी गर्मी के दिनों में, इतना अच्छा लगता था कि आज भी मैं सोच रही हूँ तो मुझे गूज़ बम्स हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर अनुभव था। और हमारे स्कूल में हम शिक्षक शिक्षिकाओं को सर मैडम नहीं बोलते थे, दीदी और भैया बोलते थे। तो हमारी जो प्रधानाचार्य थी रमा दीदी, उन्होंने वो हमें हिंदी पढ़ाती थी और उन्हीं की बदौलत आज मेरी हिंदी इतनी समृद्ध है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके अलावा हमारे मैथ्स के सर गांगुली सर, उन्होंने मैथ्स में इतनी रुचि डेवलप की कि आज भी मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ बच्चों को और मैथ्स से जुड़ी हुई हूँ। हमारे संस्कृत के हमारे फिज़िक्स के श्रीवास्तव सर, उन्होंने फ़िज़िक्स में दिलचस्पी जगाई। पाणिकर सर ने हमें केमिस्ट्री में दिलचस्पी जगाई। आज मैं उनको सर बोल रही हूँ क्योंकि अब आज की पीढ़ी में हमें सर बोलने की आदत हो गई है, नहीं तो हम सबको भैया जी बोलते थे। हमारे जो क्लास टीचर थे सराठे भैया जी, उनकी वजह से हमें प्रार्थना आई। वो क्लास में आते ही सबसे पहले हमें प्रार्थना कराई जाती थी। बारिश के दिनों में क्लास के अंदर प्रार्थना होती थी जिसे मैं ही कराती थी। अदरवाइज़ हम बाहर प्रांगण में सारे बच्चे प्रार्थना करते थे और जाते टाइम जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है वो किया जाता था सामूहिक रूप से। शायद आज स्कूलों में ये नहीं कराया जाता है, जो सचमुच दुख का विषय है, लेकिन हमें वो कराया गया जिससे हमारे मन में देश बुद्धि, हमारे मन में देशभक्ति जनरेट हुई। हमारे मन में उस जनगण मन के कारण आज भी जब भी हम वो सुनते हैं तो उठकर, जहाँ कहीं भी उठकर खड़े होते हैं और सैल्यूट करते हैं। उससे हमारे मन में हम सारे छात्रों, करीब 500 छात्र 600 छात्र होंगे, सबके मन में देशभक्ति जागृत हुई। इसके अलावा हमारे स्कूल की एक और खासियत थी कि वहाँ पे एक सेवाश्रम था। सेवाश्रम का अर्थ था हमारे स्कूल से लगी हुई एक 10 बेड का बड़ा सा कमरा था जहाँ पर कि 10 अनाथों को रखा गया था। उन्हें अलग अलग जगहों से हमारे जो मुख्य थे, हमारे ट्रस्टी, वो उनको लेकर आए थे और उन बच्चों का खाना पीना, रहना, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा और शिक्षण सब स्कूल पर ही डिपेंडेंट था। और हम सारे बच्चों को रोज़ एक बच्चे की ड्यूटी लगती थी, एक छात्र या छात्रा की ड्यूटी लगती थी जो उस सेवाश्रम में जाके उन 10 बच्चों की सेवा करती थी, उनका खाना पीना, पढ़ना लिखना देखती थी। जिसके कारण हमारे मन में सेवा भाव डेवलप हुआ कि हमें किसी से भी हमारे मन में नफरत ना हो, किसी से भी हमारे मन में घृणा ना हो, हम सबकी सेवा प्रेम भाव से कर सकें। वो गुण हमारा वहाँ डेवलप हुआ। इसके अलावा हमारे स्कूल में पीछे, हमारे स्कूल के प्रांगण में ही बिल्डिंग से लगा हुआ राम मंदिर है और वो राम मंदिर सिंधिया परिवार ने उसकी स्थापना की है। जहाँ तक मुझे याद है शायद विजय राजे सिंधिया ने की है। 50 साल हो गए हैं उस स्कूल को, अभी 2 साल उस मंदिर को, और उसे हमारे इंडियन हेरिटेज में लेने की बात चल रही है। और इस मंदिर की खासियत ये थी कि इसका बहुत बड़ा हॉल है इस मंदिर में और सामने एक बहुत बड़ा प्रांगण है मंदिर का भी। तो हर शनिवार हमारा हाफ डे होता था और हाफ डे होने के बाद हम सारे बच्चों को मंदिर के हॉल में बिठाया जाता था और हमारे जो ट्रस्टी थे उन्होंने इसका एक गीता पाठ नाम की एक पतली सी पुस्तक बनाई थी जिसमें गीता के श्लोक थे, रामायण के दोहे चौपाइयाँ थी, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम जो रुद्राष्टक है वो था। ऐसी छोटी छोटी हर गुरु गोविंद साहिब का था, सबकी छोटी छोटी चीज़ें उसमें ऐड की गई थी हर धर्म की, और वो हमसे रोज़ पढ़ाया हर शनिवार को हम उसका गीता पाठ करते थे आधा घंटा 1 घंटा करीब। और उसके बाद हमसे श्रमदान कराया जाता था। श्रमदान का अर्थ यह था कि मंदिर के सामने जो बड़ा सा प्रांगण था वहाँ पर उस पूरे प्रांगण को हम बच्चे मिलकर साफ़ करते थे। उसमें यदि गाजर घास उगी है तो वो फेंकना होती थी उखाड़ के, कोई जंगली बेल आई है तो वो उखाड़ दी जाती थी। यहाँ तक कि हम वहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी अपने हाथ से चुनते थे क्योंकि वहाँ जो भी भक्तगण आते थे दर्शन के लिए मंदिर में, वो सबके लिए खुला था मंदिर, तो उनके पैर में यदि वो नंगे पाँव आते हैं तो कहीं उनके पैर में कंकड़ पत्थर ना चुभे, इसके लिए हम अपने हाथों से वो साफ़ करते थे, अपने हाथ से वहाँ झाड़ू लगाते थे और हम सब बच्चे 500-600 बच्चे एक साथ काम करते थे। तो एक तो साथ में काम करना वहाँ से सीखा, प्रेम भाव से करना सीखा, सेवा भाव सीखा, देश के प्रति हमारा प्रेम जागृत हुआ, प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम जागृत हुआ, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पे उस स्कूल में सीखी। और उसी की वजह से आज हम जो भी हैं उसी स्कूल और उन्हीं शिक्षकों की वजह से है, जिसके लिए मैं तहे दिल से उन सभी शिक्षकों का धन्यवाद अदा करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, जो आपने मुझे मौका दिया मेरा ये संस्मरण बताने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।
बहुत ही सुंदर अनुभव और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने न केवल शिक्षक की बात की बल्कि शिक्षा के मंदिर की भी बात की, और ये बहुत विशेष हो जाता है। मैं समझता हूं कि एक लेखक, एक विचारक या एक कवि भी एक शिक्षक से कम नहीं है, क्योंकि वो जिंदगी के विभिन्न दृश्यों को ऑब्जर्व करते हैं, और जो ही वो ऑब्जर्व करते हैं वो कुछ सीख लेते हैं, और जो वो सीख लेते हैं उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से एक सत्य के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, और वो विचार कहीं ना कहीं किसी न किसी को प्रभावित जरूर करते हैं, और वो बदलाव लाने के निमित्त भी बनते हैं। तो एक विचारक, एक लेखक के तौर पर आपका संदेश टीचर्स डे पर? जिंदगी में लेट गो करना सीखना चाहिए। जिंदगी में लेट गो करना सबसे अच्छी चीज होगी, क्योंकि मेरे विचार से मैंने मूल मंत्र बना रखा है लेट गो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये अनुभव साझा करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा है, लेकिन क्या आप खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं और पॉडकास्ट को एक व्हीकल के रूप में इस्तेमाल करके अपनी अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी और पहुंच को बढ़ाते हुए अपने इन्फ्लुएंस के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स को और भी लोगों तक पहुंचा सकें? तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फ्री वेबिनार के लिंक पर क्लिक करें और समझें कि पॉडकास्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकता है।